फर्स्ट एपिसोड में हम दो लोगों को देखते हैं जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था और वह रात के समय में एटीएम मशीन के पास जाकर उसको उखाड़ना शुरू कर देते हैं। जब एटीएम मशीन उनके हाथों से नहीं उखड़ती तो उनका तीसरा साथी वहां पर गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। फिर वह गाड़ी से जंजीर बांधकर उस एटीएम मशीन को उखाड़ लेते हैं और अपने साथ ही ले जाते हैं। तभी एक भिखारी जो कि पास में ही सो रहा था, वह यह सब कुछ देख लेता है कि चार लोग मिलकर बुर्का पहनकर चोरी कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़का एक बुजुर्ग आदमी को लेकर पुलिस स्टेशन में जाता है। इस लड़के का नाम है प्रीतम और ये अपने दादा के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आया है। तभी कांस्टेबल दादा से पूछता है कि आपका क्या सामान चोरी हो गया। फिर दादा बताते हैं कि मेरी एक कैसेट थी जो चोरी हो गई है और उस कैसेट के अंदर मेरी पत्नी की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ थी। फिर कांस्टेबल पूछता है कि अरे उसकी कीमत कितनी थी। दादाजी बताते हैं कि मैंने वह 19वीं सदी में खरीदी थी, तब उसकी कीमत 500 रुपये थी। फिर कांस्टेबल थोड़ा हिचकिचा कर कहता है कि यहाँ पर तो पूरा का पूरा एटीएम ही चोरी हो गया है और आप 500 रुपये के पीछे पड़े हो। फिर कांस्टेबल उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। प्रीतम अपने दादा को टैक्सी में बिठाता है और वहाँ से उनको घर पर भेज देता है। फिर दादाजी के जाने के बाद प्रीतम दोबारा से अपनी टाई ढीली करके थाने के अंदर जाता है और कांस्टेबल से कहता है कि उसमें मेरी दादी की आवाज़ थी और मेरे दादा हर रोज़ सुबह उस आवाज़ को सुना करते थे ताकि उनको खुशी मिले। अब मुझे किसी भी कीमत पर वह टेप वापस चाहिए। आपका काम है उसे ढूंढना और जल्दी से ढूंढिए। लेकिन वह पुलिस वाला इस बार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और दूसरे पुलिस वाले से कहकर प्रीतम को हिरासत में ले लेता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर पेड्रो की एंट्री होती है। प्रीतम बार बार पेड्रो से विनती करता है कि मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे दादाजी घर पर अकेले होंगे, लेकिन प्रीतम को चुप करवा दिया जाता है। तभी कांस्टेबल पेड्रो को बताता है कि इस भिखारी ने उन चारों को एटीएम ले जाते हुए देखा था। जिस समय कांस्टेबल और पेड्रो दोनों बातें कर रहे थे तो बीच में ही प्रीतम टप टप बोलने लगता है और इसी वजह से वह कांस्टेबल उसके ऊपर दोबारा से भड़क जाता है। फिर प्रीतम उन सभी से दावा करता है कि मैं आपको वह एटीएम ढूंढ कर दूंगा, बस मुझे इसके लिए एक कंप्यूटर चाहिए। अब ये बात सुनकर पेड्रो भी मान जाता है और तुरंत ही उसको लॉकअप से बाहर निकलवा लेता है। फिर पेड्रो प्रीतम का कॉलर पकड़ते हुए उसको सिस्टम के सामने बिठा देता है। फिर काफ़ी देर कंप्यूटर पर खटर पटर करने के बाद प्रीतम कुछ प्रिंट आउट पेड्रो के सामने पेश करता है जिसमें चारों आरोपियों की फ़ोटो थी। तभी प्रीतम बताता है कि आज आपको ये वाला आरोपी नहीं मिलेगा क्योंकि आज इसकी शादी है। फिर पेड्रो कहता है अरे भाई मेरे पास ऑलरेडी टोपी है, इसलिए तुम मुझे टोपी पहनाने की कोशिश मत करो। लेकिन प्रीतम कहता है कि मैं कोई टोपी नहीं पहना रहा, जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। अगर आपको एटीएम मशीन ना मिले तो बताना। फिर पेड्रो प्रीतम द्वारा बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहां पर एक दुकान का ताला तोड़कर अपनी टीम को साथ लेकर उसके अंदर घुस जाता है। वहां पेड्रो को एक चारपाई के ऊपर बुर्का भी मिलता है जिससे उसका शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तभी वहां पर उन सभी को वह एटीएम मशीन भी मिल जाती है। फिर कांस्टेबल रेगी एटीएम को खोलकर चेक करता है, लेकिन वहां के सारे पैसे गायब हो चुके थे और ऊपर से एटीएम की हालत भी बुरी कर दी गई थी। फिर पेड्रो दोबारा से उन चारों लड़कों की फोटो देखता है और सोचने लगता है कि प्रीतम ने जो लोकेशन बताई थी वह सही निकली, शायद यही चारों असली चोर हैं। तभी हम उन चारों लड़कों में से दो लड़कों को देखते हैं जिनका नाम है पिंटू और विल्सन। दोनों शादी की बारात में नाच रहे थे और इस बारात का दूल्हा था रमेश जो कि तीसरा चोर है। इतने में पेड्रो भी वहां पर पहुंच जाता है। फिर रमेश जैसे ही पेड्रो को देखता है उसके चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाते हैं। फिर जब पेड्रो उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो रमेश, विल्सन और पिंटू तीनों ही वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन पुलिस उनको चारों तरफ से घेर लेती है। इसी दौरान उनका चौथा साथी जिसका नाम संतोष था वह भी पकड़ा जाता है। फिर पेड्रो उन चारों को पकड़कर पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है और लॉकअप में बंद कर देता है। फिर पेड्रो सबसे पहले प्रीतम से सवाल पूछता है कि आखिर तुमने इन सभी को ढूंढा कैसे। लेकिन प्रीतम कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे दादाजी घर पर अकेले होंगे, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। फिर पेड्रो खुद प्रीतम को छोड़ने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन रास्ते में दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। पेड्रो बार बार यही सवाल पूछता है कि आखिर तुमने ये काम कैसे किया। फिर प्रीतम बताने लगता है भाई वह लोग चोरी करने के लिए आए हैं तो फोन का इस्तेमाल तो करेंगे ही ना, क्योंकि अक्सर चोर ऐसी बातें करते हैं। गाड़ी आगे लेकर आओ, पीछे लेकर आओ, अभी रुक जाओ, कोई आदमी आ रहा है।
उसको जाने दो, फिर आना। तो मैंने क्या किया, मैंने भी लोकेशन का पता चलने के बाद वहाँ जितने भी मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे उनमें से 4 ऐसे नंबरों को पकड़ लिया जो एक दूसरे को ही कॉल कर रहे थे, और मुझे समझ में आ गया कि यही लोग आरोपी होंगे। फिर जब मैंने सोशल मीडिया पर उन चारों के बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि रमेश की शादी है और उसको शादी के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए उन सभी ने एटीएम को उखाड़ लिया। फिर पेड्रो प्रीतम को कहता है कि तुम्हें किसी बड़ी टेक कंपनी में होना चाहिए था क्योंकि तुम्हारे पास बहुत तेज दिमाग है। लेकिन प्रीतम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर प्रीतम अपने घर पर पहुंच जाता है और जाते जाते पेड्रो से यही कहता है कि प्लीज कुछ भी करके आप वह टेप रिकॉर्डर ढूंढ दीजिए, नहीं तो मेरे दादाजी हमेशा ही बेचैन रहेंगे। फिर पेड्रो उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारा टेप रिकॉर्डर जरूर ढूंढूंगा। फिर जब पेड्रो वहां से जाने लगता है तो उसके पास उसके सीनियर का फोन आता है। सीनियर बताते हैं कि एक नेता के घर पर चोरी हुई है, तुम तुरंत वहां पर जांच करने के लिए पहुंचो। फिर पेड्रो तुरंत ही वहां पर जांच के लिए पहुंच जाता है और वहां पर जाकर पता चलता है कि मिनिस्टर साहब की पत्नी का फोन चोरी हो गया है। फिर पेड्रो वहां पर थ्योरी लगाता है कि जरूर मिनिस्टर की वाइफ ने वह फोन गलती से कहीं पर छोड़ दिया होगा या फिर उनसे कहीं पर गिर गया होगा। जरूरी थोड़ी है कि चोर ने ही वह फोन चोरी किया हो, क्योंकि घर के अंदर तो चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और एक चोर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो कभी भी नहीं करेगा कि मिनिस्टर के घर में आकर एक फ़ोन चोरी करके चला जाए। तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम था विनी। अब पेड्रो विनी से पूछताछ करना चाहता था, लेकिन तभी मिनिस्टर का सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास जाकर बताता है कि पेड्रो विनी से पूछताछ करना चाहता है। यह बात सुनने के बाद मिनिस्टर और उसकी वाइफ दोनों ही बाहर आते हैं और कहते हैं कि बच्चे से पूछताछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो भी पूछताछ करनी है हमसे करो। और फिर वह दोनों सवालों के जवाब देने के लिए बैठ जाते हैं। तभी पेड्रो उनसे फ़ोन के बारे में सवाल करता है, जैसे कि फ़ोन का मॉडल कौन सा था और किस रंग का था। फिर सवाल पूछने के बाद वह उन दोनों से वादा करता है कि शाम तक चोर और वह फ़ोन दोनों ही मिल जाएंगे। फिर पेड्रो मिनिस्टर के घर से वापस लौट जाता है और सीधा एक मोबाइल की दुकान पर जाता है और उसी मॉडल का सेम रंग का फ़ोन खरीद लेता है। फिर पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद पेड्रो रमेश को बुलाता है और उससे बातचीत करता है कि वैसे भी तुम जेल में जाने वाले हो, इसलिए एक चोरी हुई है, तुम सबके सामने मान लेना कि तुमने ही मिनिस्टर के घर में जाकर चोरी की है। और कमाल की बात तो यह थी कि रमेश मान भी जाता है, लेकिन वह अपनी एक शर्त रखता है कि जेल के अंदर मेरी खातिरदारी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि मस्त मसालेदार खाना मिलना चाहिए। फिर पेड्रो उसकी यह बात भी मान जाता है। फिर पेड्रो उस चोर को लेकर मिनिस्टर के घर पर जाता है, लेकिन मिनिस्टर साहब तो अपनी पत्नी का फ़ोन लाकर उसके सामने रख देते हैं और बताते हैं कि फ़ोन तो घर में ही था। फिर वह पेड्रो पर गुस्सा करने लगता है कि ऐसी हरकतें करके तुम पब्लिक को बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। फिर वह पेड्रो को उसका नया फ़ोन वापस कर देता है और वहाँ से बेइज्जत करके भगा देता है। पेड्रो जब अपने घर पर पहुँचता है तो देखता है उसकी पत्नी गुस्से में अपने कमरे में सो रही थी। फिर पेड्रो थोड़ी शराब पीने लगता है, तभी उसके पास कांस्टेबल रेगी का फ़ोन आता है और वह बताता है कि साहब आपका ट्रांसफ़र हो गया है साइबर सेल में। फिर नेक्स्ट डे से ही पेड्रो साइबर सेल में ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, जहां सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन पेड्रो को तो कंप्यूटर भी खोलना नहीं आता था। तभी वहां पर मौजूद एक लेडी पेड्रो को गाइड करती है और उसे पासवर्ड बताकर कंप्यूटर खुलवाती है। तभी एक आदमी वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आता है। वह पेड्रो के पास जाता है और बताता है कि मेरे रेस्टोरेंट के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ है, लेकिन पेड्रो को तो पता ही नहीं था कि ये साइबर अटैक क्या होता है। वह समझता है कि ज़रूर कोई चोरी वोरी हुई होगी, इसलिए वह कहता है कि क्या आपने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन वह आदमी समझ ही नहीं पाता कि इसमें फुटेज की क्या ज़रूरत है। लेकिन पेड्रो तो बार बार उसको बस यही कहता जा रहा था कि अगर सीसीटीवी फुटेज हो तो हम आरोपी का पता लगा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद वह आदमी भड़क जाता है और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी कुछ कर्मचारी वहाँ पर आकर उस आदमी को समझा बुझाकर वहाँ से बाहर भेज देते हैं। तभी जब पेड्रो के पास वही लेडी ऑफिसर आकर बैठती है तो पेड्रो उसको बताता है कि मेरा असली काम तो क्राइम ब्रांच में है, मुझे यहाँ के काम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं। अब पेड्रो मायूस होकर बैठ जाता है और वहाँ पर काम कर रहे सभी ऑफिसर्स उसको अलग ही नज़रिए से देखने लगते हैं। फिर पेड्रो अपने सीनियर के पास जाता है।
सीनियर कहते हैं कि तुम एक अच्छे ऑफिसर हो, लेकिन तुम्हारा ट्रांसफ़र करना मेरे हाथ में नहीं है। फिर पेड्रो एक उम्मीद के साथ प्रीतम के पास जाता है और उसको अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। फिर पेड्रो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे पास 3-4 केस लेकर आऊँगा, अगर तुमने उनको सॉल्व कर दिए तो शायद मुझे दोबारा से क्राइम ब्रांच के अंदर भेज दिया जाएगा। लेकिन प्रीतम उसकी हेल्प करने के लिए राज़ी ही नहीं होता। फिर पेड्रो प्रीतम की एक नस पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे दादा का वह टेप रिकॉर्डर कभी नहीं मिलेगा। अब प्रीतम भी साफ समझ जाता है कि जब तक वह पेड्रो का साथ नहीं देगा तब तक टेप रिकॉर्डर मिलने वाला नहीं है, इसलिए मजबूरी में आकर प्रीतम पेड्रो का साथ देने के लिए मान जाता है। फिर जब पेड्रो वापस से अपने घर पर आता है तो उसके पास एना नाम की एक रिपोर्टर का फ़ोन आता है। एना बताती है कि मेरे पास एक अजीब सी ईमेल आई थी जिसमें एक आदमी ने लिखा है कि कल वह किसी का खून करने वाला है, इसलिए मुझे यह न्यूज़ पूरी मीडिया में फैलानी होगी। एना बताती है कि मेरे पास सिर्फ 5 घंटे हैं, इसलिए आप जल्दी से पता लगाइए कि वो ईमेल किसने भेजी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।